जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर क्लस्टर क्लासेज में। दोस्तों हम लोग जीके जीएस का सीरीज देख रहे हैं जो आपके आगे आने वाला हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, खासकर हम लोग बिहार एसएससी के माध्यम से देखना चाहते हैं कि बिहार एसएससी में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन्हीं का सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन ये जो जीके जीएस का सीरीज है ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा आपका। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए मोहम्मद शाह रंगीला, बी शाह आलम द्वितीय, सी आलमगीर द्वितीय, डी फारूक शेर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद शाह रंगीला। अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर आया है हमारा मयूर सिंहासन। ठीक है, तो मयूर सिंहासन के विषय में मैं थोड़ा सा आपको अगर बता दूं कि मयूर सिंहासन को बनवाया किसने था, तो शाहजहां ने बनवाया था मयूर सिंहासन को। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। मयूर सिंहासन के विषय में कब बनवाया था? 17वीं सदी में। 17वीं सदी कहने का मतलब कि 1600 से 1700 के बीच को 17वीं शताब्दी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बनवाया किसके द्वारा गया था? शाहजहां के द्वारा। 1739 में क्या हो गया? 1739 में ईरानी शासक नादिर शाह का आक्रमण होता है और 1739 में मयूर सिंहासन को यहाँ से यानी कि भारत से लूटकर ईरान लेकर चला गया नादिर शाह। ठीक है, तो उस समय जब ये लूट के ले गया तब कौन शासक था? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला ही था। तो 1739 में मयूर सिंहासन नादिर शाह द्वारा लूटकर लेकर चला गया ईरान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर से कौन सा किला जीत लिया? आपके ऑप्शन हैं ए पुरंदर, बी गोलकुंडा, सी तोरण, डी जावली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तोरण। अब देखिए शिवाजी महाराज का बात आया है तो मैं शिवाजी के विषय में बता दूं कि मात्र 16 वर्ष के आयु यानी कि अभी 16 वर्ष के आयु में ही इन्होंने तोरण किला को जीत लिया। ठीक है, तोरण किला जो कि पूना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र में एक पूना डिस्ट्रिक्ट है जहाँ में जिसके अंदर तोरण है। ठीक है, तो पूना में स्थित है तोरण। तो मात्र 16 वर्ष के आयु में ही शिवाजी महाराज ने तोरण किला को जीत लिया था। ठीक है, और एक चीज़ मैं इसमें बता दूं कि तोरण किला को ही प्रचंडगढ़ कहा जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे आपको प्रचंडगढ़ भी मिल जाएगा। गढ़ प्रचंडगढ़ है। ठीक है, गढ़, तो तोरण किला को ही प्रचंडगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए बालाजी, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव, डी साहू। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम। अब देखिए मराठा साम्राज्य में जो पेशवा हुआ करते थे तो पेशवा किन्हें कहा जाता था? तो पेशवा जो था वो मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री हुआ करता था। ठीक है, प्रधानमंत्री का पोस्ट। और प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था? तो राजा के जस्ट नीचे एक पोस्ट हुआ करता था जिसे पेशवा कहा जाता था। यानी कि राजा से एक पोस्ट नीचे प्रधानमंत्री का पोस्ट हुआ करता था मराठा साम्राज्य में। ठीक है,
तो उन्हें ही पेशवा कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए अमर सिंह, बी मान सिंह, सी हकीम खान और डी शक्ति सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हकीम खान। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। कब? 18 जून 1576 ईस्वी में। ठीक है, ये बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था, जिसमें कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अकबर की विजयी हुआ था, कुछ मानते हैं कि महाराणा प्रताप विजयी हुए थे, और कुछ इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि ये अनिर्णायक युद्ध रहा, ना अकबर ने जीता और ना ही महाराणा प्रताप ने जीता। ठीक है, तो अलग अलग इतिहासकारों का मत अलग अलग है इस युद्ध पे, हल्दी घाटी युद्ध पे। ठीक है, कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपके ऑप्शन हैं ए नाभिकीय विखंडन, बी आयान के द्वारा, सी नाभिकीय संलयन के द्वारा, डी ऑक्सीकरण के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन के द्वारा। अब देखिए, मैं थोड़ा सा इस नाभिकीय संलयन के विषय में बता दूं। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, देखिए सूर्य में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो कंटिन्यू बदलते रहता है हीलियम में। ठीक है, तो हाइड्रोजन कंटिन्यू बदलता है हीलियम में, जिसे इसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन किस में बदलता है? हीलियम में बदलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन किस में बदलता है? तो हीलियम में बदलता है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलता है। ठीक है, और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया ही सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। आपके ऑप्शन हैं ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी शाहजहां ने, डी औरंगजेब ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब ने। ठीक है, अब देखिए मोती मस्जिद 2 है। ठीक है, मोती मस्जिद आप लोग याद रखिएगा कि 2 है मोती मस्जिद। ठीक है, तो जब अगर आपसे केवल मोती मस्जिद पूछ दिया जाए कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दिल्ली के लाल किला में, यानी कि एक मोती मस्जिद है जो दिल्ली के लाल किला के अंदर बनवाया गया है, जो दिल्ली के लाल किला परिसर है उसके अंदर बनवाया गया है। तो दिल्ली के लाल किला के परिसर के अंदर जो बनवाया गया है वो बनवाया गया है औरंगजेब के द्वारा, लेकिन मोती मस्जिद एक दिल्ली में स्थित है, तो वो मोती मस्जिद बनवाया गया है शाहजहां के द्वारा। ठीक है, तो मोती मस्जिद में ध्यान रखिएगा। अगर आपसे केवल मोती मस्जिद पूछ दे कि मोती मस्जिद किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए कि दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद किसने बनवाया, तो औरंगजेब ने। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तानसेन का मूल नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए मकरंद चंद्र पांडे, बी रामतनु पांडे, सी लाल कलावंत, डी बाज बहादुर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रामतनु पांडे। दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोग से हमेशा बोलता हूँ कि मैं जितना
जीके जीएस का सीरीज करवा रहा हूँ, उसको आप कहीं पे नोट डाउन कीजिए और कोई भी एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार रिवाइज करके जाइएगा, आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, और जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा रामतनु पांडे। अब आइए तानसेन के विषय में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि तानसेन किसके दरबार में थे, तो ये अकबर के दरबारी हुआ करते थे। ठीक है, अकबर के दरबार में थे और अकबर के द्वारा जो नवरत्न बनवाया गया था उसमें ये शामिल थे, नवरत्न में भी तानसेन शामिल थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए अल्बुकर्क, बी डी अल्मीडा होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सी वास्को डी गामा, डी क्रिस्टोफर कोलंबस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अल्बुकर्क। अब देखिए, थोड़ा सा मैं इसके विषय में बता दूं कि सबसे पहले 1505 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय यानी कि पुर्तगाली गवर्नर बनकर आता है कौन? अल्फांसो डी अल्मीडा। ये जो अल्मीडा दिख रहे हैं अल्मीडा होगा। ठीक है, अल्मीडा आता है 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बनकर। ठीक है, 1505 से 1509 तक ये रहता है अल्मीडा, और 1509 में ये चला जाता है, 1509 में आ जाता है अल्बुकर्क, डी अल्बुकर्क। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क आ जाता है 1509 ईस्वी में, 1509 ईस्वी में आता है अल्बुकर्क। तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जाए कि पुर्तगालियों का भारत में संस्थापक कौन है, तो अल्मीडा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो 1509 ईस्वी में आता है कौन? अल्बुकर्क। तो वास्तविक अगर पूछ दिया जाए तो अल्बुकर्क हो जाएगा, वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। और भारत में पुर्तगालियों का संस्थापक पूछ दिया जाए तो डी अल्मीडा, यहाँ पे अल्मीडा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ बता दूँ कि अल्बुकर्क जो है, इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को जीत लेता है और 1510 ईस्वी से गोवा पुर्तगालियों का गुलाम हो जाता है, यानी कि पुर्तगालियों के अधीन हो जाता है। सबसे पहले गोवा ही कब्जा में आ जाता है 1510 ईस्वी में। ठीक है, तो 1510 ईस्वी में गोवा पे अधिकार कर लेता है कौन? अल्बुकर्क। किससे छीन लेता है गोवा को? बीजापुर के शासक आदिल शाह से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर दोस्तों ये सीरीज आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी स्वदेशी आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन। अब देखिए, बंग भंग आंदोलन आया है, तो बंग भंग आंदोलन के विषय में मैं बता दूं कि बंगाल विभाजन से संबंधित है बंग भंग आंदोलन। बंगाल विभाजन जिसकी घोषणा जुलाई 1905 में की जाती है और इसको अक्टूबर में लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब इसकी घोषणा कर दी जाती है जुलाई 1905 में, तब 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन चलता है जिसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये आंदोलन चला था बंगाल विभाजन के विरोध में।
ठीक है, 7 अगस्त 1905 को। कहाँ से शुरू हुआ था? तो कलकत्ता के टाउन हॉल से। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि कलकत्ता के टाउन हॉल से आंदोलन कौन सा स्टार्ट हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। और किसके विरोध में चलाया गया था? तो बंग भंग यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में इसको चलाया गया था। ठीक, चलिए, तो इतना पॉइंट इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी ज्योतिबा फूले, सी रामकृष्ण परमहंस, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले। अब देखिए, ज्योतिबा फूले 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज्योतिबा फूले के विषय में मैं बता दूँ कि इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फूले। ठीक है, सावित्रीबाई फूले इनकी पत्नी थी। ज्योतिबा फूले ने क्या किया कि जब अंग्रेज का कब्जा हुआ करता था भारत पे, तो उस समय में लड़का लोग तो खैर पढ़ लेता था किसी कारणवश, लेकिन लड़की लोग के लिए यानी कि हमारी जो माँ बहनें हैं उनको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। ठीक है, वो लोग नहीं पढ़ पाता था। तो ज्योतिबा फूले क्या किए कि इन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाना शुरू किया, और इनको इतना पढ़ाया कि अब ये क्या की कि स्कूल खोलकर भारतीय नारियों को शिक्षित करना शुरू कर दी थी। कौन? सावित्रीबाई फूले। ठीक है, तो ज्योतिबा फूले का ये सबसे बड़ा योगदान नारी शिक्षा में माना जाता है कि इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, सावित्रीबाई फूले को, और सावित्रीबाई फूले इतना पढ़ने में तेज हो गई कि अपना स्कूल खोलकर और भारतीय नारी को पढ़ाना शुरू कर दी। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। अगर ये सीरीज आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।